तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं काउस नाम की इस सीरीज के बारे में, जो कि एक तरह से 2024 में हमें देखने को मिलने वाली है। पूरी जानकारी इस एक तरह से सीरीज के बारे में आपको देंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, साथ ही साथ इसकी स्टोरी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। काओस एक आगामी ब्रिटिश पौराणिक डार्क कॉमेडी टेलीविजन सीरीज है जिसे चार्ली कॉवेल ने नेटफ्लिक्स के लिए है। यह 3 मनुष्यों के इर्द गिर्द घूमती है क्योंकि वे एक दूसरे से और एक लंबे समय से चली आ रही प्राचीन भविष्यवाणी से अपने संबंध की खोज करते हैं, जबकि वे शास्त्रीय पौराणिक कथाओं के भ्रष्ट और अभिमानी देवताओं से निपटते हैं। यह सीरीज 29 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। आधार: एक सर्वशक्तिमान देवता, फिर भी असुरक्षित, जियुस को अपने शासन के अंत का डर सताने लगता है जब वह अपने माथे पर एक शिकन देखता है जो संभवतः दुनिया के अंत का संकेत देती है। वह अपने अनुयायियों के प्रति पागल और प्रतिशोधी हो जाता है। इस बीच 3 मनुष्य एक दूसरे के साथ अपने संबंधों और ग्रीक देवताओं से जुड़ी भव्य साजिशों का पता लगाना शुरू करते हैं। 1-2 रालना: जेफ गोल्डब्लम जियुस के रूप में, जेनेट मैकटीर हेरा के रूप में, क्लिफ कर्टिस पोसिडॉन के रूप में, डेविड थेवलिस हेडिस के रूप में, किलियन स्कॉट ऑर्फियस के रूप में, मेडुसा के रूप में देबी मजार, स्टीफन डिलेन प्रोमेथियस के रूप में, ऑरोरा पेरिन्यू रिड्डी यूरिडाइस के रूप में, मिसिया बटलर कैनियस के रूप में, लीला फरजाद एरी, नभान रिजवान डायोनिसस के रूप में, राकी अयोला परसेफोन के रूप में, स्टेनली टाउनसेंड, बिली पाइपर कैसांद्रा, एडी इजार्ड लेची के रूप में, फेडी एलसेड ग्लॉकस के रूप में, टोमी एग्बोवोनोगुंजोबी, गिलियन कैली, शिला ओमी, अमांडा डॉग एंड्रोमाचे के रूप में। उत्पादन विकास: 10 जून 2018 को यह पता चला कि नेटफ्लिक्स ने काओस को सिस्टर्स मीडिया द्वारा निर्मित 10 भाग 1 घंटे की श्रृंखला के रूप में कमीशन किया था। 3 चार्ली कॉवेल ने निर्माता और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 1-4 आल 3 मीडिया की नीना लेदरमैन, तान्या सेगाचियन और ब्राइट स्टार के जॉन वुडवर्ड के साथ चार्ली कॉवेल के साथ सहकार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल हुए। 5 यह घोषणा की गई कि केटी कारपेंटर श्रृंखला निर्माता के रूप में काम करेंगे, हैरी मुंडे और माइकल ईगल हॉजसन निर्माता होंगे और जॉर्जी बैंक्स डेविस ने मुख्य निर्देशक और सहकार्यकारी निर्माता होने की पुष्टि की। 3-6 रन्यारो मापफुमो श्रृंखला के दूसरे ब्लॉक का निर्देशन करते हैं। 7 रलाई: 27 मई 2022 को ऑरोरा पेरिन्यू को रिड्डी के रूप में लिया गया, जो श्रृंखला की मुख्य लीड में से एक थी। 29 जून 2022 को अधिक कलाकारों का खुलासा किया गया क्योंकि ह्यूग ग्रांट, जेनेट मैकटीर, डेविड थेवलिस, नभान रिजवान, क्लिफ कर्टिस, किलियन स्कॉट, लीला फरजाद और मिसिया बटलर श्रृंखला में शामिल हुए। अन्य कलाकारों में परसेफोन के रूप में राकी आयोला और एक अज्ञात भूमिका में स्टेनली टाउनसेंड है। इसके अतिरिक्त बिली पाइपर एक छोटी भूमिका में कलाकारों में शामिल हुई। 13 जुलाई 2022 को जेफ गोल्डब्लम ने ग्रांट की जगह जियुस की भूमिका निभाई क्योंकि बाद में तारीख की उपलब्धता के मुद्दों के कारण उसे बाहर होना पड़ा। तो फिल्माने: स्पेन में फिल्मांकन की शुरुआत 22 अगस्त 2022 को बताई गई थी। मुक्त करना: यह सीरीज 29 अगस्त 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। 10 विपणन: गोल्डब्लम को प्रदर्शित करते हुए श्रृंखला का पहला टीजर वीडियो 19 मार्च 2024 को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। जेफरी लिन गोल्डब्लम बटा OLDBLUM बटा, जन्म 22 अक्टूबर 1952,
एक अमेरिकी अभिनेता और संगीतकार है। उन्होंने कुछ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे जुरासिक पार्क 1993 और इंडिपेंडेंस डे 1996, साथ ही उनके सीक्वल भी। गोल्डबलम ने डेथ विश 1974 में अपने अभिनय की शुरुआत की, कैलिफोर्निया स्प्लिट 1974, नेशविले 1975 और एनी हॉल 1977 में शुरुआती भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स 1978, द बिग चिल 1983 और द फ्लाई 1986 में अपनी भूमिकाओं के लिए व्यापक ध्यान आकर्षित किया। 1996 में उन्हें लिटिल सरप्राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। वेस एंडरसन की फिल्म द लाइफ एक्वेटिक विद स्टीव जिसॉ 2004, द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल 2014, आइल ऑफ डॉग्स 2018 और एस्टेरॉयड सिटी 2023 में उनकी भूमिकाओं के साथ उनके करियर में फिर से उछाल आया। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) की फिल्मों गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 और थॉर रैग्नारोक दोनों 2017 में के साथ-साथ डिज्नी प्लस सीरीज व्हाट इफ 2021 में ग्रैंडमास्टर की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। वह विल एंड ग्रेस सहित कई टीवी सीरीज में भी नजर आ चुके हैं, जिसके लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड मिला। साथ ही फ्रेंड्स, पोर्टलैंडिया और इनसाइड एमी शूमर में भी नजर आए। उन्होंने अपनी खुद की सीरीज द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जेफ गोल्डबलम 2019 से 2022 की मेजबानी की। उनके जैज बैंड ने 2018 में अपना पहला एल्बम द कैपिटल स्टूडियोज सेशंस रिलीज किया। प्रारंभिक जीवन। जेफरी लिन गोल्डबलम का जन्म यहूदी माता-पिता के घर पेंसिल्वेनिया के वेस्ट होमस्टीड में हुआ था, जो पिट्सबर्ग के ठीक बाहर स्थित है। 3-4 उनकी मां, शर्ली जेन गोल्डबलम, नीटे मेल्स, 30 अक्टूबर 1926, 9 जनवरी 2012, 5 एक रेडियो प्रसारक थीं, जिन्होंने बाद में एक रसोई उपकरण और उपकरण बिक्री फर्म चलाई। उनके पिता, हेरोल्ड लियोनार्ड गोल्डबलम, 25 अप्रैल 1920, 23 फरवरी 1983, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में एक चिकित्सक और प्रमुख थे। 6-7 उनका परिवार रूसी और ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्यों से था, जिनकी जड़ें स्टारोबिन, अब बेलारूस, और जोलोचिव, अब यूक्रेन में थीं। 8 उनके दूसरे भाई रिक, जिन्हें गोल्डबलम ने मेरे हीरो की तरह बताया है कि 1971 में 23 साल की उम्र में मोरक्को में यात्रा करते समय मृत्यु हो गई। उन्हें पेचिश हो गई, जिसके कारण किडनी फेल हो गई। गोल्डबलम जैज संगीत में अपनी रुचि का श्रेय रिक के प्रभाव को देते हैं, जो उनके बड़े होने के दौरान उन पर पड़ा। उन्होंने कहा है कि उनके भाई की असमय मृत्यु ने उन्हें अधिक केंद्रित बना दिया और उन्हें खुद को बचाने और जीवित रहने का दृढ़ संकल्प दिया। 9-10 बचपन के दौरान उनके माता-पिता शो बिजनेस में रुचि रखते थे। 11 उनके पिता ने चिकित्सा की पढ़ाई करने का फैसला करने से पहले लगभग अभिनय का अध्ययन किया। पिट्सबर्ग अस्पताल में चिकित्सा के प्रमुख बन गए। 9-12 गोल्डबलम एक अभिनेता बनने के लिए 17 साल की उम्र में न्यूयॉर्क शहर चले गए। उन्होंने मंच पर काम किया और अभिनय कोच सैनफोर्ड मीसनर के मार्गदर्शन में प्रसिद्ध नेबरहुड प्लेहाउस में अभिनय का अध्ययन किया। उन्होंने टोनी पुरस्कार विजेता संगीत टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। वह एक निपुण जैज पियानो वादक है। 13 आजीविका। गोल्डबलम 1985 गोल्डबलम ने 1974 में चार्ल्स ब्रॉन्सन की फिल्म डेथ विश में घर में घुसने वाले गुंडे के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की। वह टीवी फिल्म कोलंबो ए केस ऑफ इम्यूनिटी 1975 में थोड़े समय के लिए एक प्रदर्शनकारी के रूप में दिखाई दिए। एनी हॉल 1977 में पार्टी के मेहमान के रूप में उनकी एक छोटी भूमिका थी। गोल्डबलम को हॉलीवुड पार्टी में एक टेलीफोन पर बोलते हुए देखा गया, यह मिस्टर डेविस है।
मैं अपना मंत्र भूल गया। 14. गोल्डबलम ने 1984 की टीवी फिल्म एर्नी कोवाक्स बिटवीन द लाफ्टर में कॉमेडियन एर्नी कोवाक्स की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म कोवाक्स की दो बेटियों के उनके पूर्व पहली पत्नी द्वारा अपहरण की वास्तविक घटना पर आधारित थी। कोवाक्स की दूसरी पत्नी और उनकी विधवा अभिनेत्री एडी एडम्स ने इस बहुचर्चित फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। गोल्डबलम ने द फ्लाई 1986, डीप कवर 1992, जुरासिक पार्क 1993, अर्थ गर्ल्स REG 1989, द टॉल गाय 1989, वाइब्स 1988, इनटू द नाइट 1985 और द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क 1997 जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई है। गोल्डबलम की सहायक भूमिकाओं में इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स 1978, द बिग चिल 1983, द एडवेंचर्स ऑफ बकारू बंजई अक्रॉस द 8वीं डायमेंशन 1984, इंडिपेंडेंस डे 1996 और इग्बी गोज डाउन 2002 के साथ साथ वेस एंडरसन की फिल्में द लाइफ एक्वेटिक विद स्टीव जिसॉ 2004, द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल 2014 और एस्टेरॉयड सिटी 2023 शामिल है। 1990 के दशक में कई सालों तक गोल्डबलम ने ज्यादातर US एप्पल विज्ञापनों की आवाज दी, जिसमें आईमैक और आईबुक के विज्ञापन भी शामिल थे। 15 उन्होंने कुछ US टोयोटा विज्ञापनों के साथ साथ प्रॉक्टर एंड गैम्बल की फेशियल क्रीम लाइन के लिए भी आवाज दी है। वे 2003 में फिल्माए गए नेशनल लॉटरी के एक विज्ञापन में आयरिश टीवी पर दिखाई दिए। 16, 17. गोल्डबलम ने रॉबर्ट कार्नेगी के साथ नॉर्थ हॉलीवुड में प्लेहाउस वेस्ट में अभिनय सिखाया। इस अभिनय कंपनी के कई अभिनेताओं के साथ उन्होंने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म लिटिल सरप्राइजेस का निर्देशन किया, जिसे 1996 में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। गोल्डबलम ने एडम रिसरेक्टेड में एडम की भूमिका निभाई, जो योराम कन्युक के इसी नाम के उपन्यास का फिल्म रूपांतरण है। यह एक पूर्व यहूदी जर्मन मनोरंजनकर्ता के बारे में है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक शरणालय में होलोकॉस्ट बचे लोगों के एक समूह का सरगना बन जाता है। गोल्डबलम 2007 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्होंने 1990 में सेसम स्ट्रीट पर बॉब के लंबे समय से खोए हुए भाई मिनियापोलिस, इंडियाना जोन्स की पैरोडी के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, एक स्केच में जहां बिग बर्ड के दोस्त मिस्टर स्नफलूपागस ने अपनी गुफा में स्नफटीटी की सुनहरी गोभी छिपाई थी। वह टॉम गोज टू द मेयर, द कोलबर्ट रिपोर्ट, टिम एंड एरिक ऑसम शो ग्रेट जॉब और पोर्टलैंडिया में दिखाई दिए है। मैंने पहले ही दान कर दिया है। बंद करना। जेनेट मैकटीर OBE 2015 में मैकटीर, जन्म 5 अगस्त 1961, आयु 63, वॉलसेंड, न्यूकैसल अपॉन टाइन, इंग्लैंड, अल्मा मेटर रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, पेशा अभिनेत्री, सक्रिय वर्ष 1984, वर्तमान जीवनसाथी जोसेफ कोलमैन, एम 2010. जेनेट मैकटीर OBE, जन्म 5 अगस्त 1961, 1-2-3, एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अपने करियर की शुरुआत की और फिर पीरियड पीस और मॉडर्न ड्रामा दोनों में स्टेज और स्क्रीन पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाकर ख्याति अर्जित की। उन्हें टोनी अवार्ड, ओलिवियर अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 2 अकादमी अवार्ड और प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन सहित कई पुरस्कार मिले हैं। 2008 में उन्हें ड्रामा के लिए उनकी सेवाओं के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE का अधिकारी नियुक्त किया गया था। मैकटीर ने 1984 में अपने पेशेवर मंच की शुरुआत की और उन्हें द ग्रेस ऑफ मैरी ट्रेवर्स के लिए 1986 के ओलिवियर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक के लिए नामांकित किया गया। उन्हें 1997 में ए डॉल हाउस में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार और एक नाटक में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का टोनी पुरस्कार मिला। ब्रॉडवे पर उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें 2009 में मैरी स्टुअर्ट और 2019 में बर्नहार्ड हेमलेट के लिए 2 अन्य नामांकन मिले। मैकटीर ने अपनी फिल्म भूमिकाओं के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की है। उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं, एक 1999 में टम्बलवीड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए और दूसरा 2011 में अल्बर्ट नोब्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए। अन्य भूमिकाओं में वुदरिंग हाइट्स 1992, कैरिंगटन 1995, वेलवेट गोल्डमाइन 1998, सॉन्ग कैचर 2000, एज यू लाइक इट 2006, द डाइवर्जेंट सीरीज 2015 से 2016 और द मेन्यू 2022 शामिल है। टेलीविजन पर उन्होंने लिंडा ला प्लांटे की द गवर्नर 1995 से 1996 में मुख्य भूमिका निभाई और HBO फिल्म इनटू द स्टॉर्म 2009 में क्लेमेंटाइन चर्चिल की भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। वह डैमेजेस 2012, द व्हाइट क्वीन 2013, द ऑनरेबल वुमन 2014, जेसिका जोन्स 2018, सॉरी फॉर योर लॉस 2018 से 2019 और ओजार्क 2018 से 2020 में अपनी भूमिकाओं के लिए भी जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन। मैकटीर का जन्म इंग्लैंड के न्यूकैसल अपॉन टाइन के वॉलसेंड में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन यॉर्क में बिताया। 4. उन्होंने अब बंद हो चुके क्वीन एनी ग्रामर स्कूल फॉर गर्ल्स में पढ़ाई की और ओल्ड स्टार इन, यॉर्क मिनिस्टर और शहर के थिएटर रॉयल में काम किया। 5. उन्होंने जोसेफ रोनट्री थिएटर में रोनट्री प्लेयर्स के साथ स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन किया, फिर रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षण लिया और स्नातक होने के बाद रॉयल एक्सचेंज थिएटर के साथ एक सफल नाट्य करियर की शुरुआत की। आजीविका। प्रारंभिक भूमिकाएं। मैकटीयर के टेलीविजन कार्यों में BBC प्रोडक्शन पोर्ट्रेट ऑफ ए मैरिज, निगेल निकोलसन की इसी नाम की जीवनी का रूपांतरण शामिल है, जिसमें उन्होंने वीटा सेक्विलेवेस्ट की भूमिका निभाई थी, और लिंडा ला प्लांटे द्वारा लिखित लोकप्रिय ITV श्रृंखला द गवर्नर शामिल है। उन्होंने अपना पहला स्क्रीन डेब्यू हाफ मून स्ट्रीट से किया, जो 1986 में पॉल थेरोक्स के एक उपन्यास पर आधारित फिल्म थी। 1991 में वह कैथरीन कुक्सन की द ब्लैक वेलवेट गाउन में बॉब पेक और गेराल्डिन सोमरविले के साथ दिखाई दीं। इसने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता। वह 1992 में वुदरिंग हाइट्स के फिल्म संस्करण, जूलियट बिनोचे और राल्फ फिएनेस के साथ, और 1995 की फिल्म कैरिंगटन, जिसमें एमा थॉम्पसन और जोनाथन प्राइसे ने अभिनय किया, में वेनेसा बेल के रूप में दिखाई दीं। 1996 में मैकटीर ने हेनरिक इब्सेन के ए डॉल्स हाउस के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में नोरा के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा और लॉरेंस ओलिवियर थिएटर अवार्ड और क्रिटिक्स सर्कल थिएटर अवार्ड दोनों प्राप्त किए। 2 अगले वर्ष उत्पादन ब्रॉडवे में स्थानांतरित हो गया और मैकटीर को एक टोनी पुरस्कार, एक थिएटर वर्ल्ड अवार्ड और एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ड्रामा डेस्क अवार्ड मिला। शो के दौरान मैकटीर का साक्षात्कार चार्ली रोज ने अपने PBS टॉक शो में लिया, जहां उन्हें अमेरिकी फिल्म निर्माता गेविन ओकॉनर ने देखा, जो उस समय एक अकेली मां की अपनी किशोरावस्था से पहले की बेटी के साथ देश भर में भटकने की कहानी पर एक पटकथा पर काम कर रहे थे। उन्होंने तय किया था कि वह फिल्म में अभिनय करेंगी। जब संभावित समर्थकों ने अमेरिका में उनकी अपेक्षाकृत गुमनामी पर आपत्ति जताई, तो उन्होंने खुद फिल्म का निर्माण किया। टम्बलवीड्स 1999 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल की पसंदीदा फिल्म साबित हुई और मैकटीर के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में गोल्डन ग्लोब और उसी श्रेणी में अकादमी पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड नामांकन दिलाया। मैकटीयर की स्क्रीन क्रेडिट में सॉन्ग कैचर, एडन क्विन के साथ, वेकिंग द डेड, बिली क्रुडुप और जेनिफर कोनेली के साथ, डॉगमे फिल्म द किंग इज अलाइव, जेनिफर जेसन लेह के साथ, द इंटेंडेड, ब्रेंडा फ्रिकर और ओलंपिया डुकाकिस के साथ, और टेरी गिलियम द्वारा लिखित
और निर्देशित टाइडलैंड शामिल है। उन्होंने मैरी वेब के प्रेशियस बैन के नाटकीय रूपांतरण में भी अभिनय किया। 8 वह द अमेजिंग मिसेज प्रिचर्ड, हंटर 2 और अगाथा क्रिस्टी के मार्पल एपिसोड द मर्डर एट द विकारेज जैसे ब्रिटिश टेलीविजन धारावाहिकों में दिखाई दी है। मैकटीर ने फ्रेडरिक शिलर के नाटक मैरी स्टुअर्ट में मैरी, क्वीन ऑफ स्कॉट्स की भूमिका निभाई, जिसे पीटर ओसवाल्ड ने नए रूप में प्रस्तुत किया, जिसे फिलिरा लॉयड ने निर्देशित किया। उन्होंने 2005 में लंदन के वेस्ट एंड में क्वीन एलिजाबेथ आई के रूप में हैरियट वाल्टर के साथ अभिनय किया, एक भूमिका जिसे उन्होंने 2009 के ब्रॉडवे ट्रांसफर में दोहराया। 9 मैकटीर को मैरी स्टुअर्ट में उनकी भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार नामांकन मिला और एक नाटक में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए ड्रामा डेस्क पुरस्कार जीता। 2008 में उन्होंने वेस्ट एंड में तमसिन ग्रेग, केन स्टॉट और राल्फ फिएनेस के साथ गिलगर थिएटर में गॉर ऑफ कार्नेज में अभिनय किया। 10 उन्होंने मार्च से जून 2010 तक जेफ डेनियल के साथ ब्रॉडवे पर अपनी भूमिका दोहराई। 11 2009 में उन्होंने HBO फीचर इनटू द स्टॉर्म में क्लेमेंटाइन चर्चिल की भूमिका निभाई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के नेता के रूप में सर विंस्टन चर्चिल के वर्षों के बारे में थी। 12 2010 के दशक 2011 में मैकटीयर ने अल्बर्ट नोब्स में ग्लेन क्लोज के साथ और द वुमन इन ब्लैक, इसी नाम के 1983 के उपन्यास पर आधारित, में डैनियल रेडक्लिफ और सियारन हिंड्स के साथ अभिनय किया। अल्बर्ट नोब्स में ह्यूबर्ट पेज के रूप में उनकी भूमिका ने मैकटीर को आलोचनात्मक प्रशंसा और कई पुरस्कार नामांकन दिलाए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी शामिल है। 13 नवंबर 2011 में यह घोषणा की गई थी कि मैकटीर डैमेजेस, केट फ्रैंकलिन के चरित्र में के 5वें और अंतिम सीजन के लिए कलाकारों में शामिल हो गई थीं, जिससे वह अपने अल्बर्ट नोब्स के सहकलाकार ग्लेन क्लोज के साथ फिर से जुड़ गईं। यह उनकी पहली अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला थी। 14 उन्होंने मार्गरेट वॉन ट्रोटा की फिल्म हन्ना अरेंट में अमेरिकी उपन्यासकार मैरी मैकार्थी की भूमिका निभाई। 15 2013 में मैकटीर को लग्जमबर्ग की जैक्वेटा के रूप में लिया गया, जो कि द व्हाइट क्वीन में शीर्षक चरित्र की मां थी, जो कि फिलिप ग्रेगरी की सबसे अधिक बिकने वाली ऐतिहासिक उपन्यास श्रृंखला द कजिन्स वॉर पर आधारित एक ब्रिटिश टेलीविजन नाटक श्रृंखला थी। 16 उनके प्रदर्शन की सराहना की गई। द गार्जियन के सैम वोलास्टन ने सुझाव दिया कि उन्होंने शो चुरा लिया। 17 दिसंबर 2013 में मैकटीर को जैक्वेटा की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था। 29 जुलाई 2013 को यह घोषणा की गई कि मैकटीर मैगी गिलेनहाल अभिनीत BBC जासूसी थ्रिलर मिनी सीरीज द ऑनरेबल वुमन के कलाकारों में शामिल हो गई थी। 2015 में मैकटीर ने CBS कॉमेडी ड्रामा बैटल क्रीक में कमांडर किम गुजविक्च के रूप में अभिनय किया और द कैसर लास्ट किस 20 पर आधारित एक्सेप्शन फिल्माया, जिसमें वह ग्रीज की राजकुमारी हरमाइन रीस को चित्रित करने वाली थीं। 2016 में रिलीज के लिए तैयार। 2016 में मैकटीर ने न्यूयॉर्क पब्लिक थिएटर शेक्सपियर इन द पार्क में पेट्रुचियो की भूमिका निभाई, जिसमें द टैमिंग ऑफ द श्रू का ऑल फीमेल प्रोडक्शन था, जिसे फिर से फिलिरा लॉयड ने निर्देशित किया था। उन्होंने ब्रॉडवे पर लेस लाइजेंस डेंजरस में लिव श्रेइबर के साथ सहाभिनय किया, जिसमें मैकटीर ने मार्क्विस डे मेरेट्यूल की भूमिका निभाई। यह नाटक अक्टूबर 2016 से जनवरी 2017 तक चला। 21 2018 में उन्होंने मार्वल टेलीविजन और नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन जेसिका जोन्स में एलिसा जोन्स की भूमिका निभाई। सितंबर 2018 में उन्होंने थेरेसा रेबेक के ब्रॉडवे नाटक बर्नहार्ट हेमलेट में सारा बर्नहार्ट की भूमिका निभाई। 22 उन्हें एक नाटक में अग्रणी भूमिका में एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2019 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 23 मैकटीयर ने नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा ओजार्क में
कार्टेल वकील हेलेन पियर्स का किरदार निभाया। 24, 2020 का दशक। 2023 की शुरुआत में मैकटियर एक नए नाटक फेदरा में लंदन के नेशनल थिएटर में दिखाई दिए। 25 निर्देशक नाटककार साइमन स्टोन ने महिला के अपने सौतेले बेटे के प्यार में पड़ने की ग्रीक मिथक को लंदन के अभिजात्यवाद और ब्रेक्सिट के बाद के ब्रिटेन के बारे में व्यंग्य में बदल दिया। फ्रांसीसी अभिनेता असद बौआब, कनाडाई स्क्रीन स्टार मैकेंजी डेविस और मैकटियर के शानदार मुख्य प्रदर्शन वाले मजबूत कलाकारों के बावजूद नाटक को मिश्रित समीक्षा मिली। इवनिंग स्टैंडर्ड ने इसे एक जरूर देखने वाला शो, एक उच्च कल्पना समृद्ध बनावट वाला चैम्बर फालतू गांजा कहा। 26 जबकि द गार्जियन का कहना है यहां तक कि मैकटियर का मजबूत प्रदर्शन भी एक टोनली अनिश्चित नाटक को नहीं बचा सकता। 27 सम्मान। मैकटियर को 2008 के क्वींस बर्थडे ऑनर्स में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (OBE) का अधिकारी नियुक्त किया गया था। 28, व्यक्तिगत जीवन। मैकटियर का विवाह 2010 से कवि और फैशन सलाहकार जोसेफ कोलमैन से हुआ है। वे मेन में रहते हैं। चार्ली कॉवेल, जन्म लगभग 1984, एक ब्रिटिश लेखक और अभिनेता है जिन्हें चैनल 4 के लिए ग्राफिक कॉमिक सीरीज द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड के उनके अनुकूलन के लिए जाना जाता है। जीवनी। कोवेल, जो वे उन्हें सर्वनाम का उपयोग करते हैं, 2 ब्लैकहीथ में पैदा हुए थे। 3 और उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्ययन किया था। 3, 4, आजीविका। उनके अभिनय की शुरुआत 2003 में टेलीविजन सीरीज 40 समथिंग में ह्यूग लॉरी, अन्ना चांसलर और बेनेडिक्ट कम्बरबैच के साथ हुई थी। कॉवेल मिडसमर मर्डर्स 2008, 5 लॉ एंड ऑर्डर यूके 2009, 5 द इनबिटवीनर्स 2010 में सोफी के रूप में, 5 व्हाइटचैपल 2011, पीप शो 2012 में नजर आ चुकी है। वो एक पटकथा लेखक के रूप में कोवेल ने बनाना 5 बर्न 2015, 5 और फिर चैनल 4 सीरीज द एंड ऑफ द एफिंग वर्ल्ड लिखी। 6, 2015 में कोवेल को स्क्रीन इंटरनेशनल स्टार ऑफ टुमारो के रूप में नामित किया गया था। 3, फिल्मोग्राफी। अभिनय। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2003-40 के आसपास वोज 3 एपिसोड 2005 मसीहा द हैरोइंग सारा नाइटली 3 एपिसोड 2007 डॉक्टरों अन्ना मेटकाफ एपिसोड फोर्स ऑफ हैबिट 2007 एंजेलो का एंड्रिया 3 एपिसोड 2008 मिडसमर मर्डर्स केट हेमन एपिसोड शॉट 8 डॉन 2009 कानून और व्यवस्था यूके लुइस एक्रोएड एपिसोड असुरक्षित 2009 ऑस्कर और जिम एम्मा लघु फिल्म 2009 सांस पहला भाग द ए लघु फिल्म 2010 मुझे नहीं भूलना कार्ली 2010 बिचौलिए सोफी एपिसोड ट्रिप टू वारविक 2010 व्हाइट चैपल गोरा लड़का 2 एपिसोड 2011 मेंढक रोबोट लड़की लघु फिल्म 2012 हर चीज का एक अद्भुत डर होलबी 2012 झलक दिखाने त्रिश 3 एपिसोड 2012 मिसफिट्स जेम्स एपिसोड 4.7 2015给了 Amy episode 1.6 2015 खीरा एमी 2 एपिसोड 2016 भाई बहन जेनी एपिसोड केविन रग्बी 2016 मार्सेला डीसी एलेक्स डियर 8 एपिसोड लेखक वर्ष शीर्षक नोट्स 2015给了2 episode 2015 जला 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 2017 से 2019 दुनिया का अंत 16 एपिसोड 2024 सच्चा प्यार 6 एपिसोड इयान वेदरबी के साथ मिलकर निर्मित 2024 इंग्लैंड रीपैक 8 एपिसोड सितंबर 2006 में यह घोषणा की गई कि गोल्डबलम न्यूयॉर्क में द फायर डिपार्टमेंट नामक
एक नई थिएटर कंपनी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गोल्डबलम ने लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट में वरिष्ठ जासूस के रूप में क्रिस नोथ की जगह ली। 18 श्रृंखला में गोल्डबलम ने जासूस जैक निकोल्स की भूमिका निभाई है। अगस्त 2010 में मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि गोल्डबलम ने कार्यक्रम के भविष्य के बारे में लगातार चिंताओं के कारण क्रिमिनल इंटेंट में वापस नहीं लौटने का फैसला किया था। 1920 2014 में गोल्डबलम के जैज बैंड द मिल्ड्रेड स्निट्जर ऑर्केस्ट्रा ने कार्लाइल होटल में एक साप्ताहिक शो किया। 21 इसके अलावा 2014 में वह लॉ एंड ऑर्डर में अपनी भूमिका की पैरोडी करते हुए लास्ट वीक टुनाइट के एक एपिसोड में दिखाई दिए। 2016 में उन्होंने इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस में डेविड लेविंसन की अपनी भूमिका को दोहराया, जो रोलांड एमेरिच की 1996 की एलियन आक्रमण आपदा फिल्म इंडिपेंडेंस डे की अगली कड़ी थी। नवंबर 2015 में वह शेन कारूत की रुकी हुई फिल्म द मॉडर्न ओशन के कलाकारों की टुकड़ी में शामिल हो गए। 22 गोल्डबलम ने मार्वल सुपरहीरो फिल्म थॉर रग्नारोक 2017 में द ग्रैंड मास्टर की भूमिका निभाई। 23 उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम 2018, 24 और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन 2022 में डॉ. इयान मैल्कम के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 25, 26 इन फिल्मों के साथ गोल्डबलम ने फ्रेंचाइजी के सभी कलाकारों में से सबसे अधिक उपस्थिति के लिए बीडी वोंग के साथ बराबरी की। 29 मई 2018 को बिलबोर्ड ने बताया कि उन्हें डेका रिकॉर्ड्स द्वारा वर्ष में बाद में रिलीज के लिए एक स्टूडियो एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए साइन किया गया था। 9, 27 कैपिटल स्टूडियोज सेशंस उनके जैज बैंड जेफ गोल्डबलम और द मिल्ड्रेड स्निट्जर ऑर्केस्ट्रा का पहला डेब्यू 9 नवंबर 2018 को विधिवत रूप से सामने आया। 28 इसके एक साल बाद आई शुडंट बी टेलिंग यू दिस आया, जिसमें बैंड ने उस गर्मियों में ग्लासटनबरी में प्रदर्शन किया था। 29 बैंड का तीसरा एल्बम प्लेज वेल विद अदर्स 24 मार्च 2023 को रिलीज किया गया था। 30 जुलाई 2018 में जुरासिक पार्क की रिलीज के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक अस्थायी स्थापना के रूप में लंदन के टॉवर ब्रिज के बगल में गोल्डबलम की 25 फीट 7.6 मीटर की प्रतिमा लगाई गई थी। 31 2019 में डिज्नी के D23 एक्सपो में डिज्नी ने घोषणा की कि शो द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जेफ गोल्डबलम में गोल्डबलम को दिखाया जाएगा और यह 12 नवंबर 2019 को डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा के लॉन्च पर उपलब्ध होगा। 32 गोल्डबलम 2021 की जीवनी बिकॉज हीज जेफ गोल्डबलम पेंगुइन रैंडम हाउस का विषय थे, जिसे वाशिंगटन पोस्ट के लेखक ट्रेविस एंड्रयूज ने लिखा था। 33 अक्टूबर 2022 में यह बताया गया कि गोल्डबलम म्यूजिकल विकेट के 2 भाग के फिल्म रूपांतरण में जादूगर की भूमिका निभाने के लिए अंतिम बातचीत कर रहे थे। 34 फिल्म में उनकी भूमिका की पुष्टि 8 दिसंबर 2022 को हुई थी। 35 36 व्यक्तिगत जीवन 1980 से 1985 तक गोल्डबलम की शादी पैट्रिशिया गॉल से हुई, जिनके साथ वे सिल्वरेडो 1985 में नजर आए। 37 1987 से 1991 तक उनकी शादी गीना डेविस से हुई, जो ट्रांसिल्वेनिया 6 से 5000 1985, द फ्लाई 1986 और अर्थ गर्ल्स REG 1988 में उनकी सहकलाकार थीं। गीना डेविस ने अक्टूबर 1990 में तलाक के लिए अर्जी दी। 38 और अगले साल इसे अंतिम रूप दिया गया। 39 2014 के मध्य में गोल्डबलम की सगाई कनाडाई ओलंपिक लयबद्ध जिम्नास्ट एमिली लिविंगस्टन से हुई, जो उनसे 30 साल छोटी है। इस जोड़े ने 8 नवंबर 2014 को शादी की। 40 41 उनका पहला बच्चा, एक बेटा, 4 जुलाई 2015 को पैदा हुआ था। 42 43 उनके दूसरे बेटे का जन्म 7 अप्रैल 2017 को हुआ था। डेविड व्हीलर, जन्म 20 मार्च 1963, जिन्हें डेविड थेवलिस
बटा J.U. एलिस बटा के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक अंग्रेजी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। उन्हें एक चरित्र अभिनेता के रूप में जाना जाता है और उन्होंने फिल्म और टेलीविजन दोनों में कई तरह की शैलियों में काम किया है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कान फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार और 2 बाफ्टा पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 1 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 1 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। थ्वलिस ने लिटिल डोरिट 1987 में अपनी फिल्मी शुरुआत की और माइक लेह की फिल्मों लाइफ इज स्वीट 1990 और नेकेड 1993 में मुख्य भूमिकाओं के साथ अपनी सफलता हासिल की, जिसमें बाद वाली फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कान फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार मिला। वे ब्लैक ब्यूटी 1994, रेस्टोरेशन 1995, जेम्स एंड द जाइंट पीच 1996, ड्रैगन हार्ट 1996, 7 ईयर्स इन तिब्बत 1997 और गैंगस्टर नंबर 1 2001 जैसी फिल्मों में नजर आए। हैरी पॉटर फ्रेंचाइज 2004 से 2011 में रेमस ल्यूपिन की भूमिका के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। अन्य फिल्म भूमिकाओं में किंगडम ऑफ हेवन 2005, द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामा 2008, वॉर हॉर्स 2011, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग 2014, एनोमालिसा 2015, वंडर वूमन 2017, आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स 2020 और एनोला होम्स 2022 शामिल है। थेवलिस की सबसे उल्लेखनीय टेलीविजन भूमिकाओं में एफएक्स के फार्गो 2017 के तीसरे सीजन में वीएम वर्गा, नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सिटकॉम बिग माउथ 2017 वर्तमान और ह्यूमन रिसोर्सेज 2022 से 2023 में शेम विजार्ड की आवाज, एचबीओ मिनिस्ट्रीज लैंडस्केपर्स 2021 में क्रिस्टोफर एडवर्ड्स, नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज द सैंडमैन 2022 में जॉन डी और डिज्नी प्लस टीवी सीरीज द आर्टफुल डोजर 2023 में फैगिन शामिल है। फार्गो में उनके प्रदर्शन ने उन्हें एमी, गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। प्रारंभिक जीवन। थेवलिस का जन्म डेविड व्हीलर के रूप में 20 मार्च 1963 को ब्लैकपूल में हुआ था, एक मॉरीन नी थेवलिस और एलेक रेमंड व्हीलर के बेटे। 2-3 उनके माता-पिता एक खिलौने और वॉलपेपर की दुकान चलाते थे। 2-3 उनका एक बड़ा और एक छोटा भाई है। किशोरावस्था में उन्होंने क्यूडी नामक एक रॉक बैंड में बजाया और डोर 66 नामक एक पंक रॉक बैंड के साथ लीड गिटार बजाया। 4 उन्होंने ब्लैकपूल के मार्टन क्षेत्र के हाईफील्ड हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने लंदन में गिल्डहॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1984 में स्नातक किया। 5 आजीविका। अभिनय। उन्होंने अभिनेताओं के संघ में पंजीकरण कराने का प्रयास करने और यह पता लगाने के बाद कि उनका जन्म नाम डेविड व्हीलर पहले से ही किसी और द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, अपना उपनाम बदलकर अपनी मां के पहले नाम थेलिस रख लिया। ऐसा करने के बाद उनकी पहली पेशेवर भूमिका ग्रीनविच के रीगल में बड़ी होली नाटक में थी, 5 और केलॉग्स ब्रैन फ्लेक्स के एक विज्ञापन में। थिएटर में थेलिस ने रॉयल नेशनल थिएटर में सैम मेंडेस की द सी, रॉयल कोर्ट थिएटर में मैक्स स्टैफोर्ड क्लार्क की आइसक्रीम, फार्नहेम में द रफियन ऑन द स्टेयर्स, द वूली और किंग्स हेड थिएटर में द लेडी एंड द क्लैरिनेट में अभिनय किया है। उद्धरण आवश्यक। उन्होंने 1985 में बीबीसी के ओनली फूल्स एंड हॉर्सेस और 1986 में द सिंगिंग डिटेक्टिव जैसी हाई प्रोफाइल सीरीज में छोटी भूमिकाएं निभाईं, इससे पहले कि उन्हें एलन क्लार्क की रोर और 1987 में आईटीवी सिटकॉम वैलेंटाइन पार्क में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका की पेशकश की गई। उसी वर्ष थेवलिस ने लिटिल डोरिट में अपनी फिल्म की शुरुआत की। उद्धरण वांछित। उनकी पहली बड़ी स्क्रीन वाली मुख्य भूमिका क्लाइव ओवेन के साथ 1988 में बीबन किड्रॉन द्वारा निर्देशित वू में थी और उन्होंने 1989 में पॉल ग्रीनग्रास के फॉकलैंड युद्ध विरोधी नाटक रिसरेक्टेड में अभिनय किया,
जिसमें उन्होंने एक मृत सैनिक की भूमिका निभाई जो ब्रिटेन लौटता है। उन्होंने 1990 में लाइफ इज स्वीट में माइक ले के साथ सहयोग किया, जिसमें उन्होंने जेन होरॉक्स के चरित्र के प्रेमी की भूमिका निभाई जो उसके नग्न शरीर से चॉकलेट सॉस चाट रहा था। उन्होंने 1992 में लुइस मेले द्वारा निर्देशित डैमेज और 1993 में डेविड ह्यूग जोन्स द्वारा निर्देशित द ट्रायल जैसी फिल्मों में कम महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाएं निभाना जारी रखा। उद्धरण वांछित 1993 की फिल्म नेकेड में थेवलिस की ब्रेकआउट भूमिका जॉनी नामक मुख्य किरदार की थी, जो एक बेघर, अत्यधिक बुद्धिमान, कटु, भटकता हुआ सड़क दार्शनिक था, जिसके लिए थेवलिस को अपनी पीढ़ी के महान अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया गया और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल, इवनिंग स्टैंडर्ड, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल और कान फिल्म फेस्टिवल द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम दिया गया। उसी वर्ष वह टेलीविजन पर प्राइम सस्पेक्ट 3 में जेम्स जैक्सन नामक एक यौन शिकारी के रूप में दिखाई दिए, जिसमें हेलेन मिरेन और सियारन हिंड्स उनके साथ थे। क्लिफोर्ड कर्टिस, जन्म 27 जुलाई 1968, न्यूजीलैंड के एक अभिनेता और फिल्म निर्माता है। थिएटर में काम करने के बाद उन्होंने जेन कैंपियन की ऑस्कर विजेता फिल्म द पियानो 1993 में अपनी फिल्मी शुरुआत की। इसके बाद ड्रामा वंस वेयर वॉरियर्स 1994 में एक ब्रेकआउट भूमिका निभाई। उन्होंने 4 न्यूजीलैंड फिल्म पुरस्कार जीते हैं, जुबली 2000 और द डार्क हॉर्स 2014 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जिसने उन्हें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड भी दिलाया, और डेस्परेट रेमेडीज 1993 और व्हेल राइडर 2002 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। कर्टिस की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म क्रेडिट में 3 किंग्स 1999, ब्रिंगिंग आउट द डेड दोनों 1999, ब्लो 2001, ट्रेनिंग डे 2001, कोलेटरल डैमेज 2002, सनशाइन, लिव फ्री और डाई हार्ड दोनों 2007, पुश, क्रॉसिंग ओवर दोनों 2009, कोलंबिना 2011 और डॉक्टर स्लिप 2019 शामिल है। उन्होंने द मेग 2018 और मेग डो द ट्रेंच 2023 में जेम्स मैकरेड्स और अवतार, द वे ऑफ वाटर 2022 में टोनोवारी और आगामी अवतार, फायर एंड ऐश 2025 को भी चित्रित किया है। उन्होंने एनबीसी के ट्रॉमा और एबीसी के बॉडी ऑफ प्रूफ और मिसिंग में टेलीविजन श्रृंखला भूमिकाएं निभाईं। 2015 से 2017 तक उन्होंने एएमसी हॉरर ड्रामा सीरीज फियर द वॉकिंग डेड में ट्रेविस मनावा को चित्रित किया। 2. कर्टिस स्वतंत्र न्यूजीलैंड प्रोडक्शन कंपनी वेनुआ फिल्म्स के सहमालिक भी है। प्रारंभिक जीवन कर्टिस का जन्म न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर रोटोरुआ झील जिले के रोटोरुआ में हुआ था। वह जॉर्ज कर्टिस, एक शौकिया नर्तक, से पैदा हुए 8 बच्चों में से एक है। 3. वह माओरी वंश का है। उसकी जनजातीय संबद्धताएं ते अरावा, 4 और नगाती होती है। उनके चाचा टोबी कर्टिस केएनजेडेम थे, जो एक प्रमुख माओरी शिक्षक और नेता थे। एक लड़के के रूप में उन्होंने मोकोया द्वीप पर माओरी बुजुर्ग मीता मोही के साथ ताइहा लड़ाई का एक पारंपरिक माओरी रूप माओ राको का अध्ययन किया। 5. जिसने कपाहाका में एक कलाकार के रूप में उनकी क्षमताओं का पोषण किया। बाद में कर्टिस ने ब्रेकडांसर के रूप में और रॉक एन रोल नृत्य प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदर्शन किया। 6. उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा एडमंड राइस कॉलेज, रोटोरुआ से प्राप्त की। कर्टिस ने 1989 में टोई भाकारी से अभिनय में डिप्लोमा के साथ स्नातक किया। 7. आजीविका न्यूजीलैंड कर्टिस ने न्यूजीलैंड ड्रामा स्कूल और स्विट्जरलैंड में टेट्रो दिमित्री स्कूला में भाग लेने से पहले कपिटी प्लेयर्स और मेंटिस कोऑपरेटिव थिएटर कंपनी के साथ संगीत नाटकों फिडलर ऑन द रूफ और मैन ऑफ ला मंच के शौकिया प्रस्तुतियों में अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने डाउन स्टेज, मरकरी थिएटर, बैट्स थिएटर और सेंटर पॉइंट सहित कई न्यूजीलैंड थिएटर कंपनियों में काम किया। उनकी स्टेज भूमिकाओं में हैप्पी एंड, द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ओथेलो,
द चेरी ऑर्चर्ड, पोर्गी एंड बेस, वीड्स, मैकबेथ, सीरियस मनी और द एंड ऑफ द गोल्डन वेदर शामिल है। 2011 केन्स मिपकॉम में कर्टिस। उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका, ऑस्कर नामांकित जेन कैंपियन फिल्म द पियानो में एक छोटी सी भूमिका थी। उन्होंने न्यूजीलैंड की स्क्रीन पर रिलीज हुई सबसे सफल फिल्मों में से एक वंस वेयर वॉरियर्स में ध्यान आकर्षित किया। टेमुएरा मॉरिसन द्वारा निभाए गए जेक द मुस द्वारा बोले गए कर्टिस के चरित्र का जिक्र करते हुए अंकल फकन बुली लाइन न्यूजीलैंड की फिल्म की सबसे यादगार और उद्धृत लाइनों में से एक बन गई, साथ ही यह किवियाना प्रवृत्ति का हिस्सा भी बन गई। उन्होंने लघुफिल्म कहू एंड मैया में कहू का किरदार निभाया, जो नगाती कहूंगुनू और नगाती रोंगोमाई वाहिनी किंवदंती का समकालीन चित्रण है। उन्होंने मेलोड्रामा डेस्परेट रेमेडीज में एक बहकाने वाले की भूमिका निभाई। 2000 में कर्टिस ने जुबली में पारिवारिक व्यक्ति बिली विलियम्स की भूमिका निभाई। 8 अंतर्राष्ट्रीय हिट व्हेल राइडर में मुख्य किरदार के पिता की भूमिका निभाने से पहले 2004 में निर्माता आइंसले गार्डिनर के साथ कर्टिस ने स्वतंत्र फिल्म निर्माण कंपनी वेनुआ फिल्म्स बनाई। 9 कंपनी का लक्ष्य न्यूजीलैंड के स्वदेशी फिल्म निर्माण दृश्य के विकास का समर्थन करना और स्थानीय लघु फिल्म निर्माताओं का समर्थन करना है। उन्हें और गार्डिनर को न्यूजीलैंड फिल्म आयोग द्वारा 2005-06 के लिए लघु फिल्म कोष के लिए फिल्मों के विकास और उत्पादन का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने नई कंपनी के बैनर तले कई शॉट्स का निर्माण किया है, विशेष रूप से 2 कार्स, 1 नाइट, जिसे 2005 में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला था, और 2006 में निर्देशक माइक जोनाथन की हवाई की। दोनों लघु फिल्में बर्लिनले जैसे कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रसारित हुईं। 1990 के दशक के दौरान थेवलिस कई तरह की फिल्मों में दिखाई दिए, ज्यादातर फंतासी और पीरियड, जिनमें रेस्टोरेशन 1995, ब्लैक ब्यूटी 1994, टोटल इक्लिप्स 1995, लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ द आइलैंड ऑफ डोमोरो 1996, ड्रैगन हार्ट 1996 और 7 ईयर्स इन तिब्बत 1997 ब्रैड पिट के साथ शामिल है। उन्हें डिवोर्सिंग जैक 1998 के लिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, और उन्होंने सैमुअल बेकेट की एंड गेम 2000 की एक टेलीविजन फिल्म में क्लोव की भूमिका निभाई थी। उल्लेखनीय प्रस्तुतियों में बर्नार्डो बर्टोलुची की बेसिज्ड 1998, कोएन बंधुओं की द बिग लेबोव्स्की 1998। उन्होंने क्रिस कोलंबस निर्देशित फिल्म हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन में क्विरिनस क्विरेल की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन यह भूमिका इयान हार्ट को मिल गई। पहली फिल्म में चूकने के बावजूद उन्हें 2004 में हैरी पॉटर एंड द प्रिजन ऑफ अज़्काबान में प्रोफेसर रेमस ल्यूपिन के रूप में कास्ट किया गया। उन्हें ऑडिशन नहीं देना पड़ा क्योंकि वह इस भूमिका के लिए निर्देशक अल्फोंसो क्वारोन की पहली पसंद थे। 6 थेवलिस ने श्रृंखला की 4 अन्य फिल्मों में भूमिका दोहराई। उद्धरण वांछित। वे नाजी मृत्यु शिविर के एसएस कमांडेंट और द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामा में मुख्य किरदार के पिता के रूप में नजर आए, जिसे काफी सराहा गया। अन्य क्रेडिट में रिडले स्कॉट की किंगडम ऑफ हेवन 2005, टेरेंस मालिक की द न्यू वर्ल्ड 2005 और द ओमेन 2006 शामिल है। उद्धरण की आवश्यकता। थेवलिस ने ल्यूक बेसन द्वारा निर्देशित बायोपिक द लेडी में आंग सान सूकी के पति डॉ माइकल एरिस की भूमिका निभाई, जिसमें मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह ने सूकी की भूमिका निभाई। 2012 में उन्हें इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंट सिनेमा ऑफ प्लस कैमरा अवार्ड मिला। उसी वर्ष उन्होंने बोनी राइट द्वारा निर्देशित सेपरेट वी कम, सेपरेट वी गो में अभिनय किया। उद्धरण आवश्यक। जून 2015 में थेवलिस को डोनाल्ड क्राउथर्स्ट की बायोपिक द मर्सी के लिए टेगनमाउथ, डेवोन के समुद्र तट पर दृश्यों को फिल्माने की सूचना मिली थी, जिसमें वह डोनाल्ड क्राउथर्स्ट के प्रेस एजेंट रॉडनी हॉलवर्थ की भूमिका निभा रहे थे, जबकि कॉलिन फर्थ डोनाल्ड क्राउथर्स्ट की भूमिका निभाएंगे। 7
उन्होंने रिग्रेशन में अभिनय किया, जो शरद ऋतु 2015 में रिलीज हुई एक थ्रिलर थी। सितंबर 2015 में थेवलिस ने हेलेन एडमंडसन की जेबी प्रीस्टली की एन इंस्पेक्टर कॉल्स के बीबीसी टीवी रूपांतरण में इंस्पेक्टर गोले की भूमिका निभाई। अक्टूबर 2015 में उन्होंने फिल्म मैकबेथ में राजा डंकन की भूमिका निभाई। उद्धरण वांछित। थेवलिस ने वंडर वुमन 2017 में एरेस का किरदार निभाया। यह डीसी कॉमिक्स की फिल्म है जिसमें वंडर वुमन का किरदार है। 8-9 उन्होंने जस्टिस लीग 2017 में एरेस के रूप में अपनी भूमिका को संक्षेप में दोहराया। उसी वर्ष वह फार्गो के तीसरे सीजन के मुख्य प्रतिपक्षी वीएम वर्गा के रूप में दिखाई दिए। उनके प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। 10, 11, 12 और उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए सहायक अभिनेता के रूप में नामांकन मिला। उद्धरण वांछित। उन्होंने नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सिटकॉम बिग माउथ 2017 वर्तमान और इसके स्पिन-ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज 2022 से 2023 में शेम विजार्ड की आवाज दी है। उद्धरण आवश्यक। थेवलिस ने नेटफ्लिक्स फिल्म आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स 2020, HBO मिनिसीरीज लैंडस्केपर्स 2021, नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज द सैंडमैन 2022, नेटफ्लिक्स फिल्म एनोला होम्स 2022 और एनिमेटेड फिल्म द अमेजिंग मॉरिस 2022 में अभिनय किया। 2023 में उन्होंने द आर्टफुल डोजर में फेगिन की भूमिका निभाई। उद्धरण की आवश्यकता। फिल्म निर्माण। थेवलिस ने 1995 में हॉलो का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने फीचर चीकी 2003 में लेखन, निर्देशन और अभिनय भी किया। 13. लिखना। कला की दुनिया में स्थापित थेवलिस का ब्लैक कॉमेडी उपन्यास द लेट हेक्टर किपलिंग 2007 में साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित किया गया था। 14. उनकी दूसरी पुस्तक शूटिंग मार्था 2021 में वीडेनफेल्ड एंड निकोलसन द्वारा प्रकाशित की गई थी। 2006 के कान फिल्म फेस्टिवल में मिरामैक्स फिल्म्स ने रिलेशनशिप कॉमेडी ईगल वर्सेज शार्क के लिए यूएस डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे, जो कि ताइका वेटिटी द्वारा निर्देशित पहली फीचर फिल्म थी। वेटिटी की फॉलोअप फीचर बॉय, जो कि वेनुआ फिल्म्स की ही है, न्यूजीलैंड में रिलीज हुई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 10. 2014 में कर्टिस ने द डार्क हॉर्स में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे नेशनल रेडियो रिव्यू ने अब तक की सबसे महान न्यूजीलैंड फिल्मों में से एक कहा। 11. न्यूजीलैंड हेराल्ड ने उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की। 12. वास्तविक जीवन के गिसबोर्न स्पीड शतरंज खिलाड़ी और कोच जेनेसिस पोटिनी के रूप में, जिनकी 2011 में मृत्यु हो गई। कर्टिस ने शतरंज का अध्ययन किया और भूमिका के लिए जानबूझकर वजन बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय। 2015 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कर्टिस मार्टिन स्कॉर्सेसे की ब्रिंगिंग आउट द डेड 1999, थ्री किंग्स 1999, जॉनी डेप के साथ ड्रग ड्रामा ब्लो 2001, ट्रेनिंग डे 2001, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ कोलेटरल डैमेज 2002, लिव फ्री और डाई हार्ड 2007, सनशाइन 2007, पुश 2009, 10,000 BC 2008 रीमेक और कोलंबिना 2011 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। एम. नाइट श्यामलन की द लास्ट एयरबेंडर 2010 में उन्होंने मुख्य खलनायक फायर लॉर्ड ओजाई की भूमिका निभाई थी। 13. कर्टिस ने फिल्म लास्ट नाइट्स 2015, एनबीसी टीवी नाटक ट्रॉमा में। 15. उन्होंने साहसी फ्लाइट मेडिक रूबेन रैबिट पालचुक की भूमिका निभाई। 16. कर्टिस को एएमसी टीवी श्रृंखला फियर द वॉकिंग डेड की एक प्रमुख पुरुष भूमिका ट्रेविस मनावा के रूप में लिया गया था। 17. जो द वॉकिंग डेड का स्पिन-ऑफ है। 18. 2017 में
कर्टिस को टोनोवारी के रूप में कास्ट किया गया और वह अवतार के 4 सीक्वल में दिखाई देने वाले हैं, जिसमें अवतार द वे ऑफ वाटर और अवतार फायर एंड ऐश शामिल है। 19 2019 में उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हॉब्स एंड शॉ में ल्यूक हॉब्स, ड्वेन जॉनसन के भाई जोना हॉब्स की भूमिका निभाई। उनके पात्र समोअन है। 20 कर्टिस ट्रू स्पिरिट में टीगन क्रॉफ्ट और एना पैक्विन के साथ अभिनय करते हैं। यह 3 फरवरी 2023 को नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होना शुरू हुआ। यह फिल्म जेसिका वॉटसन की यात्रा पर आधारित है, जो एक 16 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई नाविक है जो अकेले वैश्विक जलयात्रा का प्रयास करती है। कर्टिस ग्रीक देवता पोसिडॉन की भूमिका में नेटफ्लिक्स सीरीज काओस में अभिनय करेंगे। व्यक्तिगत जीवन 2009 के अंत में उनका विवाह हुआ। 21 उनके घर पर एक निजी समारोह में और उनके 4 बच्चे हैं। वह रोमन कैथोलिक है। 22 जब उनसे सर्वउद्देशीय जातीय अभिनेता होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह एक वास्तविक लाभ है। मुझे जातीय होना पसंद है। मुझे अपनी त्वचा का रंग पसंद है। व्यवसाय में सीमाएं हैं। यह एक वास्तविकता है, लेकिन मुझे ऐसे शानदार अवसर दिए गए हैं। सिलियन डेमियन मर्फी, जन्म 10 जुलाई 1985, जिन्हें पेशेवर रूप से किलियन स्कॉट के नाम से जाना जाता है, एक आयरिश अभिनेता है। वह पहली बार RT1 सीरीज लव हेट 2010 से 2014 में टॉमी की भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। प्रारंभिक जीवन 6 बच्चों में सबसे छोटे, स्कॉट डबलिन के सैंडी माउंट में बड़े हुए और डबलिन में एलिसबरी रोड पर सेंट माइकल कॉलेज में पढ़े। 2 उनके भाई बहनों में पूर्व राजनीतिज्ञ इयोगन मर्फी और नाटककार कॉलिन मर्फी शामिल है। अभिनय में उनकी रुचि उनके भाई इयोगन के हेमलेट के एक स्कूल प्रोडक्शन में प्रदर्शन से प्रेरित थी। 2 उन्होंने ड्रामा सेंटर में अध्ययन करने के लिए लंदन जाने से पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में अंग्रेजी और दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया। 3 आजीविका शुरुआत में थिएटर से शुरुआत करने के बाद उन्होंने एक अन्य आयरिश अभिनेता सिलियन मर्फी के साथ भ्रम से बचने के लिए अपना नाम बदलकर किलियन स्कॉट रख लिया। 4 उन्होंने लव हेट में टॉमी की भूमिका के लिए आयरलैंड में प्रसिद्धि प्राप्त की, जो पहली बार 2010 में प्रसारित होना शुरू हुआ। अगले कुछ वर्षों के दौरान स्कॉट 71 और कैलवरी सहित फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दिए, साथ ही 2013 की ब्लैक आइस में भी अभिनय किया। 5 लव हेट खत्म होने के बाद स्कॉट 2015 में आयरिश थ्रिलर फिल्म ट्रेडर्स में अपनी पहली मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। 7 स्कॉट 2016 में सीरीज 4 और 5 के लिए रिपर स्ट्रीट में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ऑगस्टस डोव का किरदार निभाया। 8 उसी वर्ष वह ट्रैपस अगेंस्ट अस में दिखाई दिए। 2017 में वह स्ट्राइक में DI एरिक वार्डले के रूप में दिखाई दिए। 8 उसी वर्ष उन्हें एडेन यंग की जगह डेमनेशन में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिन्होंने रचनात्मक मतभेदों के कारण शो छोड़ दिया था। 9, 10, 11 इस श्रृंखला को जून 2017 में USA नेटवर्क द्वारा चुना गया था। अगले महीने फिल्मांकन शुरू हुआ। 11 जनवरी 2018 में डेमनेशन को इसके पहले सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 12 उन्होंने 2018 में लियाम नीसन के साथ द कम्यूटर में अभिनय किया और फिल्म को वास्तविक करियर हाइलाइट के रूप में वर्णित किया। 11 2019 में स्कॉट ने डबलिन मर्डर्स में सारा ग्रीन के साथ अभिनय किया, जो टाना फ्रेंच की डबलिन मर्डर स्क्वाड पुस्तक श्रृंखला पर आधारित है। उन्होंने मुख्य किरदार डिटेक्टिव रॉब रेली को चित्रित किया और भूमिका के लिए अंग्रेजी लहजा अपनाया। 13 श्रृंखला को बेलफास्ट और डबलिन में 7 महीनों में फिल्माया गया था। 14 अप्रैल 2021 में
स्कॉट को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेट डिज्नी प्लस सीरीज सीक्रेट इन्वेजन में कास्ट किया गया था। स्टीफन जॉन डिलन बटा डी एलियन बटा 1 जन्म 27 मार्च 1957 एक ब्रिटिश अभिनेता है। उन्हें 2002 की फिल्म द ओवर्स में लियोनार्ड वुल्फ, HBO फंतासी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स 2012 से 2015 में स्टेनिस बारेथॉन और HBO मिनी सीरीज जॉन एडम्स 2008 में थॉमस जेफरसन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, एक हिस्सा जिसने उन्हें प्राइम टाइम एमी नामांकन दिलाया। 3 एक अनुभवी मंच अभिनेता जिन्हें अभिनेताओं का अभिनेता कहा जाता है। 4-5 डिलन ने टॉम स्टॉपर्ट के नाटक द रियल थिंग 2000 में अपने मुख्य प्रदर्शन के लिए टोनी पुरस्कार जीता और इसके अतिरिक्त उनके टेलीविजन कार्य ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार भी दिलाया है। प्रारंभिक जीवन। डिलेन का जन्म केंसिंगटन, लंदन में एक अंग्रेज माँ, ब्रिजेट नी करवेन और एक आयरिश ऑस्ट्रेलियाई सर्जन पिता, जॉन डिलेन के घर हुआ था। 6-7-8 अपने भाई बहनों में सबसे बड़े, उनके छोटे भाई रिचर्ड भी एक अभिनेता है। वे वेस्ट विकम, केंट में पले बड़े। 9 स्कूल में डिलन ने टर्म के अंत में नाटकों में प्रदर्शन करना शुरू किया और मजेदार लहजे के लिए एक निश्चित सुविधा हासिल की। 9 वह अक्सर खुद को महिलाओं की भूमिकाओं में पाता था, जिसके बारे में वह कहता है कि यह मेरे भ्रमित किशोर मानस के लिए अच्छा नहीं था। 10 लेकिन रोसेनक्रांत्स और गिल्डेनस्टर्न आर डेड में एक हिस्से को भी विशेष रूप से यादगार बताते हैं, यह देखते हुए कि दर्शकों की ओर इशारा करते हुए रोसेनक्रांत्स के रूप में आग चिल्लाना करने में सक्षम होने के लिए एक बहुत ही रोमांचकारी चीज थी। 11उन्होंने एक्सेटर विश्वविद्यालय में इतिहास और राजनीति का अध्ययन किया, रूसी क्रांति पर ध्यान केंद्रित किया। 12 और उसके बाद क्रॉयडन एडवर्टाइजर के लिए एक पत्रकार बन गए। अपने करियर से नाखुश, उन्होंने एक दिन पढ़ा कि कैसे अभिनेता ट्रेवर ईव ने अभिनय के लिए वास्तुकला को छोड़ दिया। इसने हेमलेट और पीटर ब्रूक की द एम्प्टी स्पेस को लगातार पढ़ने के साथ उन्हें कहीं अंदर से रोशन कर दिया। 13 और उन्हें 25 साल की उम्र में ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित किया। 7-14 अपने शुरुआती अभिनय करियर के दौरान उन्हें स्टीफन डिलन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1990 के दशक में वे अपने जन्म के नाम पर लौट आए। आजीविका। अक्टूबर 2009 में डिलेन एक अनुभवी थिएटर अभिनेता है। उनकी उल्लेखनीय भूमिकाओं में द ब्यूक स्ट्रेटेजम, रॉयल नेशनल थिएटर 1989 में आर्चर, एंजेल्स इन अमेरिका 1993 में प्रायर वाल्टर, हेमलेट 1994, सैमुअल बेकेट की एंड गेम 1996 में क्लोव, अंकल वान्या 1998, टॉम स्टॉपर्ट की द रियल थिंग में हेनरी, जिसके लिए उन्होंने 2000 में टोनी पुरस्कार जीता, द कोस्ट ऑफ यूटोपिया 2002 और ट्रेविस प्रेस्टन द्वारा निर्देशित मैकबेथ 2005 का वन मैन संस्करण शामिल है। उन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क शहर में T.S. एलियट के 4 क्वार्टेट्स का भी प्रदर्शन किया है और उन्हें 2010 के ब्रिज प्रोजेक्ट के द टेम्पेस्ट और एज यू लाइक इट प्रोडक्शंस में देखा गया था। 16 डिलेन ने 1990 में हेमलेट के फिल्म रूपांतरण में होरेशियो का किरदार भी निभाया था। उन्होंने वेलकम टू साराजेवो 1997 में माइकल हेंडरसन की भूमिका निभाई थी, जो ब्रिटिश पत्रकार माइकल निकोलसन पर आधारित एक किरदार था, और स्पाई गेम 2001 में अधीर और आसानी से उत्तेजित हो जाने वाले हार्कर की भूमिका निभाई थी। डिलेन को द ओवर्स 2002 में लियोनार्ड वुल्फ की भूमिका, 17 द ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड 2005, 18 में प्रसिद्ध अंग्रेजी पेशेवर गोल्फर हैरी वर्डन और गोल ट्रिलॉजी में ग्लेन फॉय की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने जॉन एडम्स में थॉमस जेफरसन की भूमिका भी निभाई। 19वे 2011 में गेम ऑफ थ्रोन्स के कलाकारों में स्टेनिस बैराथियोन के रूप में शामिल हुए, जो वेस्टरोस के काल्पनिक क्षेत्र के सिंहासन के लिए एक प्रमुख दावेदार थे। 20 यह स्वीकार करते हुए
कि उन्होंने उन पुस्तकों को नहीं पढ़ा था जिन पर श्रृंखला आधारित है। 21 उन्होंने टिप्पणी की कि शो की अपील कहानी कहने, बनाई गई असाधारण दुनिया और जिस तरह से यह हमारी वास्तविक दुनिया को दर्शाती है, अपने सभी रूपों में शक्ति की एक नग्न, निर्मम खोज के कारण थी। 22 2012 में उन्होंने बीबीसी ड्रामा सीरीज हंटेड में निजी सुरक्षा एजेंसी बाइजांटियम के प्रमुख रूपर्ट कील की भूमिका भी निभाई। 23 अगले वर्ष उन्होंने क्राइम ड्रामा सीरीज द टनल में क्लेमेस पोएसी के साथ मुख्य भूमिका निभाई, जो स्कैंडिनेवियाई द ब्रिज का एक एंग्लो फ्रेंच रीमेक था। 24 डिलन, जिन्होंने मूल श्रृंखला नहीं देखी थी, पोएसी के हास्यहीन फ्रांसीसी समकक्ष के लिए शांत, अनुभवी ब्रिटिश जासूस कार्ल रोबक की भूमिका निभाते हैं। 21 उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार दिलाया। 25 2016 में द टनल सबोटेज नामक दूसरी सीरीज में उन्होंने इंग्लिश चैनल में एक घातक एयरलाइनर दुर्घटना से जुड़े एक नए मामले के लिए पोएसी के साथ अपनी भूमिका दोहराई। 26 टेलीविजन के अलावा डिलन ने 2012 की ब्रिटिश स्वतंत्र फिल्म पापाडोपोलोस एंड सन्स में सफल उद्यमी हैरी पापाडोपोलोस की भूमिका निभाई, जो बैंकिंग संकट के चलते फिर से कुछ भी नहीं होने से मजबूर होकर अपने जीवन को फिर से खोजता है। उनके बेटे फ्रैंक डिलन फिल्म में उनके बेटे की भूमिका निभाते हैं। 27 उसी वर्ष उन्होंने जीरो डार्क 30 और 28 के फिल्मों में भी भूमिकाएं निभाईं। ऑफ स्क्रीन अभिनेता ने 2014 में सिडनी बिएनले और कैरिजवर्क्स के लिए इवेंट फॉर ए स्टेज नामक एक प्रोजेक्ट में विजुअल कलाकार टेसिटा डीन के साथ सहयोग किया। काम लाइव प्रदर्शन किया गया और बाद में रेडियो प्रसारण 28 और फिल्म के लिए अनुकूलित किया गया। 29 ने एक एकल अभिनेता डिलन के माध्यम से फिल्म निर्माण की प्रक्रिया और मंच पर कृत्रिमता की अवधारणा का पता लगाया। 30 प्रदर्शन में ग्रंथों के साथ साथ अभिनय, रंगमंच और परिवार पर उनके व्यक्तिगत प्रतिबिंबों को पढ़ना शामिल था। 31 2015 में डिलन ने मंच पर अन्य संक्षिप्त वापसी की, जिसमें लंदन में फॉर क्वार्टेट्स के उनके पढ़ने का दोहराव, 32 और नेशनल थिएटर में टिम क्राउच के एन ओक ट्री में एक बार की उपस्थिति शामिल थी। 33 2016 में द टनल की दूसरी सीरीज में दिखाई देने के अलावा डिलन ब्रायन फ्रेल के फेथ हीलर के पुनरुद्धार के लिए डॉनमार वेयरहाउस में लौट आए। 34 एक घुमंतू आयरिश मरहम लगाने वाले फ्रैंक के रूप में उनके प्रदर्शन को काव्यात्मक और शक्तिशाली बताया गया। 35 इसके अलावा वह ब्रिटिश सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में नेटफ्लिक्स की टीवी श्रृंखला द क्राउन में कलाकार ग्राहम सदरलैंड के रूप में दिखाई दिए। 2017 में डिलन 2 बायोपिक्स में दिखाई दिए, जो राइट के डार्केस्ट ओवर में एडवर्ड वुड, हैलिफैक्स के पहले अर्ल की भूमिका निभाते हुए विंस्टन चर्चिल के रूप में गैरी ओल्डमैन अभिनीत 36 और लेखक विलियम गॉडविन। 2018 में उन्होंने फिल्म द थिन मैन की शूटिंग की, जिसे बाद में द मैन इन द हैट नाम दिया गया। 38 सियारन हिंड्स के साथ इसका निर्देशन ऑस्कर विजेता संगीतकार स्टीफन वारबेक ने किया था। 39 व्यक्तिगत जीवन डिलन के अभिनेत्री निर्देशक नाओमी विर्थनर से 2 बेटे हैं, सीमस और अभिनेता फ्रैंक डिलन। 6 जिनके साथ उन्होंने पापाडोपोलोस एंड सन्स में सहअभिनय किया। 27 राजनीति अक्टूबर 2023 में डिलेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन को आर्टिस्ट्स 4 सीजफायर के खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें गाजा पर इजरायली बमबारी के संघर्ष विराम का आह्वान किया गया। ऑरोरा पेरिन्यू, जन्म 23 सितंबर 1994, एक अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडल है। उन्हें जेम एंड द होलोग्राम 2015 में शाना एल्मसफोर्ड के रूप में अभिनय करने के लिए जाना जाता है, जो 1980 के दशक की एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज जेम का लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण है। ब्लमहाउस की ट्रूथ और डेयर 2018 में गिजेल हेमंड, नेटफ्लिक्स की वेनदेसी अस 2019 में तान्या और एचबीओ के वेस्टवर्ल्ड 2022 में सी के रूप में। 1、2、3、4、5、6。प्रारंभिक जीवन
पेरिन्यू का जन्म मॉडल ब्रिटनी पेरिन्यू और अभिनेता हेरोल्ड पेरिन्यू के घर हुआ था। 7, 8 आजीविका पेरिन्यू क्लिक मॉडल मैनेजमेंट इंक से अनुबंधित एक मॉडल है। 9 2012 में पेरिन्यू ने डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म एयर कोलिजन में अभिनय किया। 10 2014 में पेरिन्यू न्यूज रीडर्स के एपिसोड में 11 और चेजिंग लाइफ में मार्गो के रूप में दिखाई दी। 12 अप्रैल 2014 में यह घोषणा की गई कि पेरिन्यू को 1980 के दशक के हिट कार्टून पर आधारित जेम एंड द होलोग्राम में शाना की भूमिका में लिया गया था। एक फिल्म में शाना की भूमिका के लिए सीधे बालों वाली द्विजातीय अभिनेत्री पेरिन्यू को कास्ट करने के लिए आलोचना हुई। एक ऐसा किरदार जिसका रंग गहरा था और बाल अफ्रीकी बनावट वाले थे। 13, 14, 15, 16 यह फिल्म 23 अक्टूबर 2015 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। जुलाई 2014 में पेरिन्यू को ड्रेक डोरेमस की फिल्म इक्वल्स में कास्ट किया गया था। 3, 18, 19, 8 इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 5 सितंबर 2015 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 20, 21 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई फिल्म पैसेंजर्स में पेरिन्यू की एक छोटी भूमिका थी। 21、22 2018 में पेरिन्यू को ब्लमहाउस की अलौकिक थ्रिलर फिल्म ट्रूथ और डेयर में गिजेल हैमंड के रूप में लिया गया था। 23 व्यक्तिगत जीवन यौन उत्पीड़न का आरोप नवंबर 2017 में पेरिन्यू ने लॉस एंजिल्स काउंटी शेरिफ विभाग में एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज की जिसमें पटकथा लेखक मरे मिलर पर 2012 में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया जब अभिनेत्री 17 वर्ष की थी। 24 गर्ल्स की निर्माता लेखिका अभिनेत्री लीना डनहम ने शुरुआत में मिलर का बचाव किया, जो श्रृंखला के लिए एक लेखक थे, लेकिन बाद में अपने बयानों से मुकर गईं। 10 अगस्त 2018 को लॉस एंजिल्स काउंटी जिला अटॉर्नी कार्यालय ने मिलर के खिलाफ आरोप दायर करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इसे एक तरह से यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया है और एक तरह से इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है, साथ ही साथ स्पेन में भी इसे बनाया गया है। बाकी इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब करके रिलीज़ किया गया है। इंडिया के अंदर भी इसे हिंदी में रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ दोस्तों 29 अगस्त 2024 से ये लाइव कर दी जाएगी। तकरीबन 5 से 6 एपिसोड हमें इसके देखने को मिलेंगे। बाकी जब रिलीज़ होता है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपके लेकर आऊँगा, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं।